जय हिंद। जीएस स्टडी एसएसटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हमारी 55 नंबर की क्लास होगी, यानी 55 नंबर की ये क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हर्षवर्धन के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, ध्यान से क्लास को सुनते चलिए और देखते चलिए। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हर्षवर्धन। क्या हेडिंग डालेंगे? हर्षवर्धन ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हेडिंग डाल देंगे। तो अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था कब? 606 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 606 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईसा पूर्व में। अच्छा, इस 606 ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं? इस 606 ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं? हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में बैठा था। ठीक ना। इस 606 ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस 606 ईस्वी को हम लोग कहते हैं क्या? हर्ष संवत। क्या कहते हैं? हर्ष हर्ष संवत ना। क्या कहते हैं? हर्ष संवत। इस 606 ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हर्ष संवत कहते हैं ना। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हर्ष संवत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र उस समय कितनी थी? तो उसकी उम्र उस समय थी 16 वर्ष ना। किस वर्ष की उम्र में? क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन किस वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा? तो 16 वर्ष की उम्र में। ठीक ना। किस वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। ठीक ना। अच्छा, कहाँ पे बैठा था? तो ये बैठा था कहाँ पे? तो थानेश्वर की गद्दी पर। कहाँ पे बैठा था? थानेश्वर ना। थानेश्वर, थानेश्वर, थानेश्वर की गद्दी पर ना। थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक ना। अच्छा, और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? अच्छा, हर्षवर्धन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हर्षवर्धन की जो जानकारी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो अभिलेखों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अभिलेख से। ठीक ना। अभिलेख, हर्षवर्धन को हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अभिलेख से मिलती है। ठीक। अच्छा, ये अभिलेख कौन कौन थे? ये अभिलेख कौन से थे? तो इस दो अभिलेखों से मुख्यतः जानकारी मिलती है। एक अभिलेख जो है मिलता है जानकारी, तो वो मिलती है कहाँ से? बसखेड़ा अभिलेख। कौन सा? बसखेड़ा ना। बसखेड़ा, बसखेड़ा, बसखेड़ा अभिलेख। ठीक, बसखेड़ा अभिलेख, बसखेड़ा अभिलेख। इसके साथ साथ और किस अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है? तो मधुबन अभिलेख। किससे? मधुबन ना। मधुबन अभिलेख। ठीक ना। मधुबन अभिलेख। हर्षवर्धन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो अभिलेखों से मिलती है। इसमें दो अभिलेख मुख्यतः हैं। कौन? बसखेड़ा अभिलेख, एक मधुबन अभिलेख। ठीक ना। मधुबन अभिलेख। अब इसके साथ साथ हम जानते हैं कि मुद्रा से भी जानकारी मिलती है हर्षवर्धन की। तो मुद्राएं कहाँ कहाँ से हमको मिली थी? मुद्रा। ठीक ना। मुद्राएं हमको कहाँ कहाँ से मिली थी? तो मुद्राओं के बारे में जान लेते हैं कि मुद्रा ना। तो मुद्राओं से हमको जानकारी मिलती है। एक जानकारी मिलती है कहाँ से? सोनीपत से। कहाँ से मिलती है? सोनीपत ना। सोनीपत। ठीक, सोनीपत। ठीक, सोनीपत। इसके साथ साथ और कहाँ से जानकारी मिलती है? फर्रुखाबाद से। कहाँ से? फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद, ठीक ना, फर्रुखाबाद। इसके साथ साथ और कहाँ से जानकारी मिलती है? तो एक जानकारी मिलती है कहाँ से? पाटलिपुत्र से। कहाँ से मिलती है? पाटलिपुत्र से, ठीक ना। कहाँ से जानकारी मिलती है? तो पाटलिपुत्र से मिलती है। इसके साथ साथ हमें साहित्य से भी जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। तो साहित्य के बारे में भी जान लेते हैं कि साहित्यों से क्या जानकारी मिलती है। साहित्य ना, साहित्य। तो साहित्यों में जानकारी हमको जो मिलती है, तो एक जानकारी मिलती है बाणभट्ट से। कहाँ से? बाणभट्ट, ठीक ना। बाणभट्ट से जो थे उनसे जानकारी मिलती है साहित्यों में। तो बाणभट्ट, ठीक ना, बाणभट्ट। ये क्या, इनसे क्या जानकारी मिलती है? तो हर्षचरित की जानकारी मिलती है। हर्षचरित ना, हर्षचरित, ठीक, हर्षचरित। इसके साथ साथ और किससे जानकारी मिलती है? तो एक मिलती है आर्य मंजूश्री मलकल्प। किससे? आर्य मंजू ना, आर्य मंजूश्री मलकल्प ना, मलकल्प, ठीक ना। इससे हमको क्या, साहित्य से भी जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ हमको जान लेते हैं कि ऐसे कौन विदेशी यात्री थे जो हर्षवर्धन के बारे में हमको जानकारी देते थे। जो विदेशी यात्री थे, तो वो कौन विदेशी यात्री थे जो हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देते हैं ना। तो विदेशी यात्रियों के बारे में भी जान लेते हैं। विदेशी यात्री, ठीक ना, विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्रियों के बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन थे। तो एक जो था वो था वेन सांग। कौन था? वेन सांग, ठीक ना, वेन सांग। और कौन था? तो एक जानकारी मिलती है किससे? इत्सिग से। किससे? इत्सिग से, ठीक ना, इत्सिग से, ठीक, इत्सिग से। इसके साथ साथ एक विदेशी यात्री और था जिससे हमको जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में, मातवालिन से। किससे? मातवालिन, ठीक ना, मातवालिन से। इन सबसे हमको जानकारी क्या मिलती है? तो हर्षवर्धन के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक ना। अब इसके आगे और हर्षवर्धन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन ना, कौन? हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ से हम जान लेंगे कि हर्षवर्धन की पत्नी का क्या नाम था। हर्षवर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन की पत्नी का नाम था दुर्गावती। क्या नाम था? दुर्गावती ना, दुर्गावती। हर्षवर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो दुर्गावती। अच्छा, हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन की माता का नाम था क्या? यशोमती। क्या नाम था? यशोमती ना। हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? तो यशोमती, ठीक। अच्छा, यहीं पर हम जान लेते हैं कि हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर न, प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो प्रभाकर वर्धन, ठीक। अब यहाँ से और कुछ हम लोग जान लेते हैं कि हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था। जो हर्षवर्धन थे, इनकी बहन का क्या नाम था? बहन, तो इनके बहन का नाम था क्या? राजश्री। क्या नाम था? राजश्री न, राज्यश्री। क्या नाम था? राज्यश्री, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था। जो हर्षवर्धन थे, इनके बड़े भाई का क्या नाम था ना। इनके बड़े भाई, ठीक ना, इनके भाई या इनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो इनके भाई का नाम था राजवर्धन। क्या नाम था? राजवर्धन ना। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? राजवर्धन, ठीक। अब यहाँ से और कुछ हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन थे, इनको किस नाम से जाना जाता है? नहीं, अच्छा, यहाँ से प्रभाकर वर्धन के बारे में ये मत जानिए। यहाँ से ये जानिए कि प्रभाकर वर्धन की जो ज्योतिष था उसका नाम क्या था। प्रभाकर वर्धन के ज्योतिष का क्या नाम था ना। तो प्रभाकर वर्धन का जो ज्योतिष था, राज ज्योतिष जो था, उसका क्या नाम था? राज ज्योतिष ना। प्रभाकर वर्धन के राज ज्योतिष का क्या नाम था? तो प्रभाकर वर्धन के राज ज्योतिष का जो नाम था, क्या था? तारक ना। क्या नाम था?
तारक ना, तारक क्या था, एक कौन था तारक, तो राज ज्योतिष था। किसके राज दरबार में था, तो प्रभाकर वर्धन के राज दरबार में था। तो तारक ने यह घोषणा की थी कि अब अच्छा देखिए यहाँ से एक बात और जान लीजिए कि जो ये राज ज्योतिष तारक था, तो जब हर्षवर्धन का जन्म हुआ, हर्षवर्धन का जब जन्म हुआ ना, हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन का जन्म हुआ, ठीक ना, जन्म हुआ, तो इस समय इस तारक ने घोषणा की थी, ठीक ना, तारक ने क्या की थी, घोषणा। तो घोषणा क्या किया था तारक ने, तो घोषणा यह किया था कि यह लड़का जो है हर्षवर्धन, यह बड़ा होकर के बहुत बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा, घोषणा क्या किया था, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। क्या होगा, चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती सम्राट, क्या होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। ठीक, यह घोषणा किया था किसने, तो तारक ने घोषणा किया था। अच्छा, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, हर्षवर्धन का जब जन्म हुआ था तो तारक ने तो यह घोषणा की थी कि अब लड़का बड़ा होकर के बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 4 जून। कब हुआ था, 4 जून 590 ईस्वी में। कब हुआ था, 4 जून 590 ईस्वी को हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। वो भी 4 जून 590 में कब हुआ था, तो ज्येष्ठ मास के द्वादश तिथि को हुआ था। कब हुआ था, 590 ईस्वी, 590 ईस्वी को कब हुआ था, ज्येष्ठ ना, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास, ठीक, ज्येष्ठ मास के, ज्येष्ठ मास के द्वादश ना, ज्येष्ठ मास के द्वादश ना, द्वादश तिथि को हुआ था। ठीक, कब हुआ था, ज्येष्ठ मास के द्वादश तिथि को हुआ था ना। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो 4 जून 590 ईस्वी को ज्येष्ठ मास के द्वादश तिथि को हुआ था। और यह बेहद ही शुभ दिन था। क्या, ये जो द्वादश तिथि है जो बताया जाता है कि ये बहुत ही बेहद शुभ दिन था। अच्छा, अब एक बात और यहाँ से हम जान लेते हैं कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के विषय में क्या कहते हैं। जो बाणभट्ट हैं वो हर्षवर्धन के विषय में क्या कहते हैं, बाणभट्ट हर्षवर्धन के विषय में क्या कहते हैं ना, हर्षवर्धन, तो ये कहते क्या हैं कि बाणभट्ट कहते हैं कि हर्षवर्धन का जीवन अपने मामा, क्या कहते हैं, हर्षवर्धन का जो जीवन है, ये क्या कहते हैं बाणभट्ट, इनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, तो ये बताते हैं कि हर्षवर्धन का जीवन अपने मामा ना, मामा, इनके मामा कौन थे, मामा भांडी ना, मामा भांडी, मामा भांडी, मामा भांडी, और अपने 2 मित्रों के साथ बीता, अपने 2 मित्रों के साथ बीता ना। तो इनके जो 2 मित्र थे वो मित्र कौन थे, किसके पुत्र थे, तो इनके जो 2 मित्र थे हर्षवर्धन के वो किसके पुत्र थे, तो महासेन के पुत्र थे ना। किसके थे, महासेन गुप्त के, किसके, महासेन, महासेन गुप्त ना, महासेन गुप्त के पुत्र थे। तो पुत्रों का क्या नाम था जो हर्षवर्धन के मित्र हुए, तो एक का नाम था कुमार गुप्त, क्या नाम था, कुमार गुप्त, ठीक, एक का नाम था कुमार गुप्त, और दूसरे का क्या नाम था, तो दूसरे का नाम था माधव गुप्त। क्या नाम था, माधव, माधव गुप्त ना, माधव गुप्त, ठीक ना। तो जो ये महासेन गुप्त को खतरा था, और किससे खतरा था, तो महासेन गुप्त को खतरा था किससे, महासेन गुप्त को खतरा था, तो किससे खतरा था, तो महासेन गुप्त को खतरा था देवगुप्त से। किससे था, देवगुप्त से, ठीक है, देवगुप्त से। इसलिए इन्होंने किया क्या, महासेन ने, कि अपने दोनों पुत्रों को, किसको, अपने दोनों पुत्रों को, कुमार गुप्त को, माधव गुप्त को कहाँ भेज दिया था, तो भेजा था प्रभाकर, किसके किसके यहाँ भेजा था, प्रभाकर वर्धन के यहाँ भेजा था, ठीक ना। किसके यहाँ भेजा था, प्रभाकर वर्धन ना, प्रभाकर वर्धन, ठीक, प्रभाकर वर्धन के दरबार में भेज दिया था, चाहे उनके राज्य में भेज दिया था। तो जब वहाँ भेज दिया था तो ये दोनों पुत्र चले गए, कुमार गुप्त और माधव गुप्त कहाँ चले गए,
प्रभाकर वर्धन के यहाँ चले गए। तो वहीं पे प्रभाकर वर्धन जो थे हर्षवर्धन के पिता थे, तो हर्षवर्धन के यहाँ चले गए एक तरह से मानिए तो कुमार गुप्त और माधव गुप्त जब यहाँ चले गए तब इनसे इन लोगों की मित्रता हो गई, माधव गुप्त की और कुमार गुप्त की मित्रता हो गई। और मामा जो इनके थे हर्षवर्धन के, उनका नाम था भांडी। तो उनसे तो यही बताते हैं बाणभट्ट, क्या बताते हैं बाणभट्ट कि हर्षवर्धन का जो जीवन था वो किसके साथ बीता था, तो अपने मामा भांडी अपने दो मित्रों कुमार गुप्त और माधव गुप्त के साथ बीता था। अच्छा, कुमार गुप्त और माधव गुप्त क्यों गए थे, तो एक गए थे इसलिए कि महासेन गुप्त जो थे इनके पिता दोनों के, उनको खतरा था देवगुप्त से, इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए भेज दिए थे प्रभाकर वर्धन के दरबार में, इसीलिए चले गए थे। वहीं पर इन लोगों की मृत्यता हो जाती है, ठीक ना। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब हम हर्षवर्धन के व्यक्तित्व गुणों को चर्चा कर लेते हैं कि उनके व्यक्तित्व गुणों की चर्चा कर लेते हैं कि उनके व्यक्तित्व गुण कैसे थे, ठीक ना। तो अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, हर्षवर्धन के व्यक्तित्व गुण ना, हर्षवर्धन के व्यक्तित्व गुण ना, चाहे या हर्षवर्धन के व्यक्तित्व गुण, ठीक। हेडिंग डालेंगे हर्षवर्धन के व्यक्तित्व गुण ना, हर्षवर्धन न के हर्षवर्धन के व्यक्तित्व न व्यक्तिगत गुण इसको कहिए, व्यक्तिगत हर्षवर्धन के व्यक्तिगत गुण न। तब हर्षवर्धन के व्यक्तिगत गुणों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि इनके व्यक्तिगत गुण क्या थे। तो ये कहा जाता है कि शास्त्रीय विद्या में क्या थे, पारंगत था। कौन, हर्षवर्धन जो थे शास्त्रीय विद्या में शास्त्र विद्या, ठीक ना, शास्त्र विद्या में क्या था, पारंगत था, ठीक, पारंगत था, शास्त्र विद्या में क्या था, पारंगत था। अच्छा, और भी इनको क्या कहा जाता है कि ये किस में और पारंगत थे, तो कला में भी पारंगत थे। किसमें, कला में भी क्या थे, पारंगत थे, ठीक ना, पारंगत यानी निपुण थे ना, पारंगत था, ठीक, पारंगत था। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो इनके कला में पारंगत थे तो इसमें कौन कौन सी कला इनको आती थी, तो जैसे कि इनको एक आती थी क्या, एक इनको आती थी क्या, सुलेख ना, सुलेख, ठीक, सुलेख। इसके साथ साथ इनको और क्या इसमें आती थी, बांसुरी वादक भी थे, क्या थे, बांसुरी वादक, ठीक ना, बांसुरी वादक यानी इनको बांसुरी बजाना भी आता था। इसके साथ साथ इनको क्या करने आता था, तो नाटककार भी थे, क्या थे, नाटककार ना, नाटककार, ठीक ना, नाटककार, ठीक, नाटककार। अच्छा, हर्षवर्धन नाटक कौन कौन से लिखे थे, हर्षवर्धन का जो नाटक था वो कौन कौन सा था, तो इसमें इनके 3 नाटक थे। कौन कौन से थे, तो इनके 3 नाटक कौन कौन से थे, तो इनके 3 नाटक थे नागानंद, क्या था, नागानंद ना, नागानंद। इसके साथ साथ एक और इनका नाटक था, कौन, रत्नावली, कौन था, रत्नावली, ठीक, रत्नावली के साथ साथ एक और इनका नाटक का उल्लेख मिलता है, प्रियदर्शिका, किसका, प्रियदर्शिका, ठीक ना, प्रियदर्शिका। अच्छा, ये जो तीनों नाटक थे यह किस भाषा में थे, यह तीनों जो नाटक थे किस भाषा में थे, तो यह संस्कृत भाषा में थे। किस भाषा में थे, संस्कृत भाषा, ठीक ना, संस्कृत भाषा में थे। तीनों नाटक किस भाषा में थे, तो संस्कृत भाषा में थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, यानी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह जो तीनों नाटक थे यह किसके थे, तो यह तीनों नाटक थे धावक के, किसके, धावक ना, किसके थे, धावक के थे, ठीक ना, किसके थे, धावक के थे। अच्छा, जो हर्षवर्धन थे इन्होंने क्या किया था, ये नागानंद जो था, नागानंद इसका मंचन भी करवाया था। क्या करवाया था, नागानंद अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि हर्षवर्धन ने किस नाटक का मंचन करवाया था, किस नाटक का मंचन
मंचन करवाया था, तो आपको बताना है क्या, नागानंद का। मंचन का मतलब कि मंच पर इसको प्रदर्शित करवाया था, इस नाटक को, नागानंद को, ठीक ना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस नाटक को हर्षवर्धन ने मंचन करवाया, तो नागानंद को करवाया, ठीक ना। अब हर्षवर्धन के अन्य नाम भी जान लेते हैं कि हर्षवर्धन के अन्य नाम भी दिया गया है। तो हर्षवर्धन के नाम, अन्य नाम क्या दिया गया था, हर्षवर्धन के अन्य नाम जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हर्षवर्धन को अन्य नाम क्या दिया गया था। तो हर्षवर्धन के अन्य नाम, ठीक ना, हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन के अन्य नाम, ठीक ना, अन्य नाम। तो हर्षवर्धन को अन्य नाम क्या दिया गया था, तो हर्षवर्धन को जो अन्य नाम दिया गया था, तो इनको दिया गया था एक साहित्यिक सम्राट कहा गया। क्या दिया गया था, साहित्यिक ना, साहित्यिक सम्राट, ठीक, साहित्यिक सम्राट। इसके साथ साथ इनको और क्या नाम दिया गया था, तो साक्षातवाणी विलास ना, क्या नाम दिया गया, तो साक्षात साक्षातवाणी विलास, ठीक ना, विलास, साहित्य हर्ष, ठीक ना, साहित्य हर्ष, ठीक ना। अच्छा, जो शिक्षावाद हर्ष, यह दोनों नाम किसके द्वारा दिया गया था, यह दोनों नाम साहित्य हर्ष और साक्षात विलास, ये जो दोनों नाम है यह किसके द्वारा दिया गया था ना। एक इनको नाम दिया गया था साहित्यिक सम्राट का, एक साक्षातवाणी विलास और साहित्य हर्ष, तो दोनों नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दोनों नाम दिया गया था यह सोढल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, सोढल ना, सोढल द्वारा दिया गया था, ठीक ना। अब यहाँ से हम क्या जान सकते हैं, इनको और नाम दिया गया था, तो इनको एक नाम दिया गया था परम भट्टारक का। किसका, परम भट्टारक ना, परम भट्टारक, ठीक, परम भट्टारक का नाम इनको दिया गया था। अच्छा, एक नाम इनको और मिला था महाराजा धीराज की। किसकी, महाराजा धीराज ना, महाराजा धीराज, ठीक, महाराजा धीराज का इनको नाम मिला था। और इनको एक नाम मिला था, वो कौन सा नाम था, तो एक नाम था इनको परम भागवत का। किसका, परम भागवत ना, परम भागवत। तो इनको इतने नाम दिए गए थे, किसको, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के अन्य नामों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हर्षवर्धन के अन्य नाम क्या थे, तो एक नाम इनको दिया गया था साहित्य सम्राट, एक नाम दिया गया था साक्षातवाणी विलास, और एक दिया गया था साहित्य हर्ष। तो जो ये साक्षातवाणी विलास और साहित्य हर्ष किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सोढल द्वारा दिया गया था। और एक इनको नाम दिया गया था परम भट्टारक का नाम दिया गया था। एक नाम इनको दिया गया था महाराजा धीराज की, एक नाम दिया गया था परम भागवत की, ठीक ना। तो इतने नाम इनको दिए गए थे, किसको, हर्षवर्धन को, ठीक ना। अच्छा, वेनसांग ने इनको नाम क्या दिया था, वेनसांग जो था, वेनसांग ये था, कौन था, पहले तो ये बताइए कि वेनसांग जो था वो कौन था। वेनसांग, ठीक ना, वेनसांग जो था ये कौन था, तो यह चीनी यात्री था। कौन था, चीनी यात्री, ठीक ना। यह कौन था, तो यह चीनी यात्री था, ठीक ना। वेनसांग कौन था, तो चीनी यात्री था। यह आया कब था, यह कब आया था, वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में कब आया था, तो 629 ईस्वी में आया था। कब आया था, 629 में आया था, ठीक ना, 629 में आया था, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से और क्या हम जान सकते हैं, अब बता दीजिए कि वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा था। तो वेनसांग जो था
हर्षवर्धन को क्या कहा था? अभी आप लोगों से पूछा हूँ, हर्षवर्धन को क्या कहा था? तो हर्षवर्धन को यह कहा था क्या? शीलादित्य ना, शीलादित्य। क्या कहा? शीला शीला शीलादित्य, शीलादित्य नहीं, शीलादित्या कहा था ना। क्या कहा था? शीलादित्या। हर्ष वेनसांग जो था ये चीनी यात्री था। ये कब आया था? तो 629 में आया था। ये हर्षवर्धन को क्या नाम दिया था? तो ये हर्षवर्धन को कहा था शीलादित्या। क्या कहा था? शीलादित्या। वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने न क्या किया था? वेन वेन न वेनसांग वेनसांग से मिलने के बाद मिलने के बाद, ठीक, वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन 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 ने हर्षवर्धन ने बौद्ध न हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया। किसको? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया। ठीक ना? अपना लिया ना। क्या किया? महायान शाखा को अपना लिया। कौन? हर्षवर्धन ने। अब कुछ हर्षवर्धन के बारे में और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, हर्षवर्धन के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो फिर हम हेडिंग डाल देंगे हर्षवर्धन। क्या डालेंगे? हेडिंग हर्षवर्धन। ठीक ना? हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन ना, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो था, ये बताइए कि गद्दी पर कब बैठा था? मैं शुरू में आप लोगों को हम बताएं कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था। तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 606 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 606 ईस्वी में। कब बैठा था? 606 ईस्वी में एक गद्दी पर बैठा था। ठीक ना? अच्छा, हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो इनका साथ किसने दिया था? हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो इनका साथ किसने दिया? तो साथ जो दिया था, इनका साथ दिया, तो इनका साथ किसने दिया था? तो इनका जो साथ दिए थे वो कौन थे? तो सेनापति। कौन थे? सेनापति कौन थे इनके? सेनापति सिंहनाद ने। किसने? सिंहनाद ना। इनका जब एक गद्दी पर बैठे तो इनका साथ किसने दिया था? तो इनका सेनापति सिंहनाद ने दिया। ठीक ना? अच्छा, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के समय दो समस्याएं हुई। हर्षवर्धन ने जब 606 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तो इसमें राज्यारोहण, हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो इसमें राज्यारोहण के समय, ठीक, राज्यारोहण के समय क्या हुआ था? दो समस्याएं थी। ठीक ना? कितनी समस्याएं थी? दो समस्याएं ना, दो समस्याएं थी। अच्छा, वो दो समस्याएं क्या क्या थी? जो ये दो समस्याएं थी तो क्या थी? तो एक समस्या इनकी थी क्या? भाई की मृत्यु का बदला। क्या था? भाई की मृत्यु का बदला। ठीक ना? बदला था। और एक के आगे एक और समस्या आई थी। क्या? बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराना। बहन इनकी कौन थी? आगे शुरू में ही आप लोग को बताएं, इनकी बहन कौन थी? बहन राज्यश्री ना, राज्यश्री। बहन राज्यश्री को, इनकी बहन को कैद कर लिया गया था। तो बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराना। ठीक ना? कैद से मुक्त करना, ठीक, मुक्त करना। तो इनके आगे जब ये राज्यारोहण अपना किए 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने, तो इनका साथ किसने दिया था? तो इनका सेनापति सिंहनाद ने साथ दिया था। ये जब राज्यारोहण अपना किए तो राज्यारोहण के समय इनके पास दो समस्याएं थी। कौन कौन सी थी? अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, एक बहन राजश्री को कैसे मुक्त करना। तो इनके भाई की मृत्यु की सूचना किसने दी थी? जब इनके भाई की मृत्यु हो गई थी तो इसकी सूचना किसने दी थी? सूचना
इसकी सूचना किसने दी थी, ठीक ना, सूचना। तो इसकी सूचना जो देने वाले कौन थे, तो कुंतल थे। कौन थे, कुंतल, ठीक ना। इसकी सूचना किसने दी थी, तो कुंतल ने दी थी, ठीक ना। यह कौन थे, कुंतल जो थे यह क्या थे, ते अश्वरोही थे। क्या थे, अश्वारोही ना, अश्वारोही रोही था। क्या था, अश्वारोही था। हर्षवर्धन ने जब गद्दी पर बैठा तो दो घोषणाएं की थी। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे तो उस समय दो घोषणा की, दो घोषणा की, ठीक। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठे तो दो घोषणा की। वह दो घोषणाएं क्या की थी, तो घोषणाएं की थी कि चपल रूप से धनुष चलाने वाले, लिख दूंगा यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। चपल 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 रूप न, चपल रूप से धनुष चलाने वाले, चपल रूप से धनुष न, धनुष चलाने वाले, चपल रूप से धनुष चलाने वाले, चपल रूप से धनुष चलाने वाले जितने भी शासक हैं, चलाने वाले जितने भी शासक न, जितने भी शासक हैं उनके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल देते। उनके पैरों में ना, उनके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल देते, ठीक ना, डाल देते तब तक। तो एक घोषणा तो एक कर दिए, लेकिन दूसरी घोषणा क्या किए थे, तो एक दूसरी घोषणा वह किए थे। दूसरी घोषणा क्या किए थे, तो दूसरी घोषणा थी कि जब तक पृथ्वी को क्या, पृथ्वी को गौण विहीन नहीं कर देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। तब तक चुप नहीं बैठेंगे, ठीक, नहीं बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो घी से जलती हुई आग में आत्महत्या कर लेंगे। इन्होंने कहा था कि यह दोनों काम अगर हम नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं कर पाए तो घी से जलती आग न, घी से जलती आग में जलकर आत्महत्या कर लेंगे, ठीक ना, कर लेंगे। ठीक, एक बार इसको और समझिए कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठे थे, तो 606 ईस्वी में बैठे थे। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे, इनका साथ किसने दिया था, तो सेनापति सिंहनाथ ने इनका साथ दिया था, ठीक ना। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में अपना जब राज्यारोहण किए थे, इनके सामने दो समस्याएं थी। वो समस्याएं कौन कौन सी थी, तो एक अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, और एक बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराना। लेकिन जब यह भाई की मृत्यु का बदला का, अरे भाई की मृत्यु का इनको सूचना किसने दिया था, तो कुंतल ने दिया था। कुंतल कौन था, तो अश्वारोही था, ठीक। अच्छा, जब यह गद्दी पर बैठे हर्षवर्धन तो दो घोषणाएं की थी ना। कौन कौन सी घोषणाएं की थी, क्या घोषणा की थी कि चपल रूप से धनुष, चपल ना, चपल का मतलब होता है कि तेज रूप से धनुष यानी तीर धनुष चलाने वाले जितने भी शासक हैं उनके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल देते तब तक, ठीक ना, डाल नहीं देते। फिर एक और घोषणा किए थे कि जब तक पृथ्वी को गौण विहीन नहीं कर देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। तो यह दो घोषणाएं की थी। और साथ में ये भी कहा था क्या, कि अगर ऐसा नहीं कर पाए तो घी से जलती हुई आग में
जलकर आत्महत्या कर लूँगा। घी से जलती हुई ऐसा नहीं कर पाया तो मैं घी से जलती आग में जलकर आत्महत्या कर लेंगे, ठीक ना, चाहे कर लूँगा। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसा घोषणा किया था, ठीक ना। अब आगे जान लेते हैं कि हर्षवर्धन का एक युद्ध सचिव था, ठीक ना। हर्षवर्धन का एक युद्ध सचिव था। हर्षवर्धन का एक युद्ध सचिव, ठीक ना, युद्ध सचिव। तो हर्षवर्धन का एक युद्ध सचिव था। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था क्या, अवंती। क्या नाम था, अवंती, ठीक ना। इसका क्या नाम था, हर्षवर्धन के युद्ध सचिव का, तो उसका नाम था अवंती। अवंती यह घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है, जो अवंती है तो यह घोषणा किया। हर्षवर्धन का सचिव कौन था, युद्ध सचिव, तो अवंती था। अवंती अब एक घोषणा करता है। यह घोषणा क्या करता है, देखिए, घोषणा ना, घोषणा, तो यह घोषणा क्या किया, तो घोषणा यह किया कि पूर्व में उदयाचल ना, पूर्व में उदयाचल, ठीक ना, उदयाचल, पूर्व में उदयाचल, ठीक, पूर्व में उदयाचल, पश्चिम में पूर्व में उदयाचल और पश्चिम में कहाँ तक, अस्ताचल तक, अस्ताचल ना, अस्ताचल, अस्ताचल। और क्या घोषणा किया था कि उत्तर में, पूर्व पश्चिम उत्तर में ना, उत्तर में गंधमादन, ठीक ना, गंधमादन। और दक्षिण में, ठीक ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण में चित्रकूट तक, ठीक ना, चित्रकूट तक ना, जितने भी राजा हैं, क्या किया कि यह घोषणा किया कि जितने भी राजा हैं वह अपनी अधीनता स्वीकार कर ले या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इन्होंने क्या घोषणा किया, जितने भी राजा हैं, जितने भी राजा हैं वह क्या करें कि अपनी अधीनता, अपनी अधीनता, ठीक ना, अपनी अधीनता स्वीकार करें या क्या करें, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, ठीक ना, हो जाएं, ठीक ना। हर्षवर्धन का एक युद्ध सचिव थे। युद्ध सचिव का क्या नाम था, अवंती। तो अवंती ने घोषणा किया था, क्या घोषणा किया था कि पूर्व में उदयाचल, पश्चिम में अस्ताचल और उत्तर में गंधमादन और दक्षिण में चित्रकूट तक जितने भी राजा हैं वह अपनी क्या करें, अधीनता स्वीकार करें या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो इन्होंने क्या किया था, यह घोषणा कर दिया था। तो हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले क्या किया था, अब यहाँ पर देखिए एक बात और। अभी हर्षवर्धन के गद्दी पर बैठा जब था, ये गद्दी पर जब बैठे थे हर्षवर्धन, तो यहीं की चर्चा कर रहे थे। तो हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठे तो किए क्या, हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठे तो पहले क्या किए, तो पहले इन्होंने किया था क्या, पहले क्या किए, तो शशांक की हत्या कर दी। क्या की, शशांक ना, शशांक की हत्या, शशांक की हत्या की, ठीक, शशांक की हत्या की, ठीक ना। क्या किया था, शशांक की हत्या की। फिर उसके बाद क्या किया था, तो इनके एक मंत्री थे, ठीक, मंत्री जो इनके मंत्री थे, ये इनके क्या थे, इनके मंत्री इनके दोस्त भी थे, ठीक ना, जो इनके मंत्री थे दोस्त ना, वो क्या थे, दोस्त भी थे। तो इनके मंत्री और दोस्त तो कौन थे, तो वो जो थे दिवाकर, कौन थे, दिवाकर, ठीक ना। मंत्री इनके कौन थे, तो इनके मंत्री जो थे उनका नाम था दिवाकर। तो दिवाकर की सहायता से क्या किया, अपनी बहन राजश्री को खोजा। दिवाकर की सहायता से अपनी
बहन, इनकी बहन को कैद कर लिया गया था ना, तो इनके जब गद्दी पर बैठे थे इनके आगे दो समस्या आई थी। एक अपने भाई की हत्या का बदला लेना और एक अपने बहन को कैद से मुक्त करवाना। तो इनके जो मंत्री थे, इनके मंत्री वो दोस्त भी थे, तो इनके मंत्री कौन थे या इनके दोस्त कौन थे? तो दिवाकर थे। तो दिवाकर की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को क्या किए? राज्यश्री न राज्यश्री को खोजा। ठीक, राज्यश्री को क्या किए? राज्यश्री को खोजा। अब क्या हुआ कि 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। इसके बाद क्या होता है कि 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। कहाँ पे होता है? 618 ना, 618 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ? 618 ईस्वी में नर्मदा नर्मदा नदी नर्मदा नदी के नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे क्या हुआ? नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ। ठीक ना, एक युद्ध हुआ। ठीक ना, युद्ध हुआ। तो जो यह युद्ध हुआ, तो युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जो यह युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारे, तो किसके किसके बीच हुआ? तो ये जो युद्ध हुआ था, तो ये पुलकेशन द्वितीय ना, पुलकेशन द्वितीय पुलकेशन 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 द्वितीय। ठीक ना, पुलकेशन द्वितीय। और किसके बीच में हुआ पुलकेशन द्वितीय? और किसके बीच में हुआ? तो हर्षवर्धन के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? हर्षवर्धन। ठीक ना, हर्षवर्धन के बीच। ठीक, हर्षवर्धन के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो इसमें युद्ध में हुआ क्या कि जो पुलकेशन द्वितीय था ये क्या हुआ? तो यह जीता। क्या हुआ? जीत गया। ठीक ना, जीत गया। और हर्षवर्धन क्या हुए? तो ये हार गए। ठीक ना, हार गए। 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। उस युद्ध में दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच। तो इसमें क्या हुआ? पुलकेशन द्वितीय जीत गया और हर्षवर्धन हार गए। ठीक ना, अब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? एक प्रश्न पूछता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन हर्षवर हर्षवर्धन ने अपनी 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 राजधानी 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 किसे बनाया? ठीक ना, किसे बनाया? तो किसे बनाया था? तो यह बनाया था अपनी राजधानी किसे? राजधानी। तो राजधानी यह बनाए थे किसे? तो राजधानी जो बनाए थे यह थानेश्वर से कन्नौज को बनाया। किसको बनाया? थानेश्वर थानेश्वर न थानेश्वर थानेश्वर से कहाँ बना दिए? कन्नौज बना दिए। कन्नौज। पहले गद्दी पर कब बैठे? तो 16 वर्ष की उम्र में बैठे थे ना, 606 ईस्वी में। शुरू में आप लोग को बताए थे। तो कहाँ बैठे थे? थानेश्वर में बैठे थे। तो थानेश्वर से कहाँ अपना राजधानी बना देते हैं? तो कन्नौज। कन्नौज को क्या बनाया? राजधानी बनाया। कन्नौज बनाया। ठीक ना, कन्नौज बनाया। अच्छा, कन्नौज बनाया तो यह थानेश्वर से कन्नौज ही क्यों बनाया? तो जब ये अपनी बहन को वहाँ से छुड़ा करके लाए, तो अपने बहन के कहने पर ना, किसके कहने पर बनाया था कन्नौज को राजधानी? तो अपनी बहन के कहने पर ना। किसके कहने पर बनाया? तो अपनी बहन अपनी अपनी बहन अपनी बहन ना। तो अपनी इनकी बहन कौन थी? तो अपनी बहन राज्यश्री राज्यश्री के कहने पर। ठीक ना, राज्यश्री के कहने पर क्या किया इन्होंने? तो अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ बना दिया? कन्नौज बना दिया। ठीक ना, कहाँ बना दिया? कन्नौज बना दिया। अब हर्षवर्धन के अधीन राज्य कितने थे? हर्षवर्धन के अधीन राज्य कितने थे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हर्षवर्धन के अधीन राज्य ना, हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के अधीन राज्य। ठीक ना, हर्षवर्धन के अधीन राज्य। तो इसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन के अधीन कितने राज्य थे? तो हर्षवर्धन के अधीन जो थे वो 5 राज्य थे। कितने राज्य थे? 5 ना। हर्षवर्धन के अधीन कितने राज्य थे? तो 5 थे।
कौन कौन थे, तो इन पांचों का चर्चा कर लेते हैं। वो पांचों राज्य कौन कौन से थे? तो एक था कौन, पंजाब ना, कौन था, पंजाब, ठीक, पंजाब। पंजाब के साथ साथ और कौन सा अधीन राज्य था, कन्नौज ना, कन्नौज, कन्नौज, ठीक, कन्नौज के साथ साथ और कौन सा अधीन के राज्य था, गौड़, गौड़, ठीक, गौड़, गौड़ के साथ साथ और कौन सा इनका अधीन राज्य था, तो गौड़ के साथ साथ था का, बताइए जल्दी से, मिथिला, कौन सा था, मिथिला, ठीक ना, मिथिला, मिथिला के साथ साथ कितने हो गए, 1 2 3 4, पांचवा, पांचवा कौन सा था, तो उड़ीसा था, कौन सा था, उड़ीसा ना। तो इनके कौन थे, ये पांच जो राज्य थे इनके क्या थे, इनके अधीन थे, ठीक ना, क्या थे, इनके अधीन थे, ठीक ना, इनके अधीन थे, ठीक। यह कहाँ के राज्य थे, जो पांचों राज्य थे ये कहाँ के राज्य थे, ये पांचों राज्य जो थे यह थे उत्तर भारत के राज्य थे, कहाँ के राज्य थे, उत्तर, उत्तर भारत ना, उत्तर भारत के राज्य, राज्य थे, ठीक ना, उत्तर भारत के राज्य थे, ठीक ना। अच्छा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग घुमा के पूछेगा कि हर्षवर्धन के अधीन राज्य कितने थे, तो ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 1 2 3 5, तो आपको जो ऑप्शन आएगा तो उसमें 5 लगाना है, अधीन राज्य कितने थे, तो 5 थे। अब क्वेश्चन घुमा देगा कि हर्षवर्धन के इसमें से कौन से जो राज्य थे वो अधीन थे, इसमें से एक कोई ऑप्शन दे देगा और 3 ऑप्शन अलग दे देगा, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन उठाकर दे देगा, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बन जाएगा। पूछ देगा कि हर्षवर्धन के अधीन जो 5 राज्य थे वो किस तरफ के भारत के राज्य थे, तो उत्तर भारत के राज्य थे, ठीक ना। अच्छा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि ना कौन थे, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक ना, दरबारी, दरबारी कवि, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, तो वो थे बाण भट्ट, कौन थे, बाण भट्ट ना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाण भट्ट थे, ठीक ना। बाण भट्ट ने क्या लिखा, बाण भट्ट ने क्या लिखा है, बताइए जल्दी से। अगर पूछ दे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि तो बाण भट्ट थे, लेकिन बाण भट्ट ने लिखा क्या था, तो बाण भट्ट ने लिखा है क्या, दो चीज इन्होंने लिखा है, क्या क्या लिखा है, एक इन्होंने लिखा है हर्षचरित, क्या लिखा है, हर्षचरित ना, हर्षचरित, ठीक, हर्षचरित। और दूसरा इन्होंने क्या लिखा है, तो दूसरा इन्होंने लिखा है क्या, कादम्बरी, क्या लिखा है, कादम्बरी, कादम्बरी ना, क्या लिखा है, कादम्बरी, ठीक। अब हर्षवर्धन ने 2 महासभा का आयोजन किया था, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हर्षवर्धन ने 2 महासभा का आयोजन किया था, तो कौन सी थी, हर्षवर्धन ने 2 महासभा का आयोजन किया था, तो कौन कौन सी थी महासभा ना, महासभा, महासभा का आयोजन, 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 ठीक ना। हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन किया था, तो कहाँ किया था, तो इन्होंने एक आयोजन किया था, कहाँ पे, 2 आयोजन किया था, तो एक आयोजन किया था प्रयागराज में, कहाँ पर किया था, प्रयागराज ना, कहाँ किया था, प्रयागराज। और एक आयोजन कहाँ पे किया था, जो दूसरा था तो वो कन्नौज में किया था, कहाँ पे, कन्नौज में, ठीक ना, कन्नौज में। और जो ये प्रयागराज है, तो प्रयागराज के बारे में कुछ यहाँ से जान लेते हैं कि यहीं से हर्षवर्धन के समय में कुंभ मेला की शुरुआत भी हुई थी, प्रयागराज में हर्षवर्धन के समय, यहीं से ना, प्रयागराज यहीं से, ठीक, यहीं से हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय ही, हर्षवर्धन के समय ही कुंभ, कुंभ मेले, कुंभ मेले की शुरुआत ना, शुरुआत, शुरुआत,
शुरुआत होती है, ठीक ना। यहीं से क्या होती है, कुंभ मेले की शुरुआत होती है। देखिए, हर्षवर्धन ने 2 महासभा का आयोजन किया था ना। हर्षवर्धन ने कितने महासभा का आयोजन किया था, तो 2 महासभा का आयोजन किया था। तो कौन कहाँ कहाँ किया था, तो एक प्रयागराज में, एक कन्नौज में। तो जब प्रयागराज में महासभा का आयोजन तो किया, ठीक, लेकिन यहीं से हर्षवर्धन के समय में ही कुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है, ठीक ना। कुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है। तो कुंभ मेला जो है वो भारत में कितने स्थान पर लगता है, कुंभ मेला भारत में कितने स्थान पर लगता है, ठीक ना। कुंभ कुंभ मेला, ठीक ना, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो है भारत में कितने स्थानों पर लगता है, तो भारत में जो लगता है 4 स्थानों पर। कितने स्थानों पर, 4 स्थानों पर ना, 4 स्थानों पर। कितने स्थानों पर लगता है, तो 4 स्थानों पर लगता है। अच्छा, कहाँ कहाँ लगता है, तो एक लगता है 4 स्थानों में, एक कहाँ लगता है, तो एक लगता है हरिद्वार में। कहाँ लगता है, हरिद्वार ना, कहाँ लगता है, हरिद्वार में, ठीक ना, हरिद्वार। दूसरा दूसरा इसमें कहाँ लगता है, तो दूसरा लगता है प्रयागराज। कहाँ लगता है, प्रयागराज ना। कुंभ मेला कहाँ लगता है भारत में, तो 4 स्थानों पर लगता है। तो एक लगता है हरिद्वार, प्रयागराज। तीसरा कहाँ लगता है, तो तीसरा लगता है नासिक। कहाँ लगता है, नासिक, ठीक ना, नासिक। 3 हो गए। चौथा जान लेते हैं कि चौथा कहाँ लगता है, तो चौथा जो लगता है वो लगता है उज्जैन में। कहाँ लगता है, उज्जैन ना, उज्जैन में लगता है। अच्छा, एक बात यहाँ से और जान लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछ दे कभी आप लोगों से कि अर्ध कुंभ कितने वर्षों का होता है, अर्ध अर्ध कुंभ ना, कुंभ अर्ध कुंभ कितने वर्ष का होता है, तो अर्ध कुंभ जो होता है वो होता है कितने वर्ष का, तो 6 वर्ष का होता है। अर्ध कुंभ कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। एक और बता दीजिए कि कुंभ जो लगता है वो कितने वर्ष का होता है, सिर्फ पूछे कि कुंभ कुंभ कितने वर्ष का होता है, तो लगता है, तो कुंभ मेला जो लगता है वो 12 वर्ष पर लगता है। कितने वर्ष पर, 12 वर्ष, ठीक ना। इसके बाद महाकुंभ ना, महाकुंभ महाकुंभ ना, महाकुंभ ना, महाकुंभ कितने वर्ष पर लगता है, तो 24 वर्ष पर, ठीक ना। महाकुंभ कितने वर्ष पर लगता है, तो 24 वर्ष, ठीक। एक बार और देख लीजिए यहाँ से, हर्षवर्धन के समय में 2 महासभा का आयोजन हुआ था। कहाँ कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज और कन्नौज में हुआ था। और यहीं से क्या हुआ, हर्षवर्धन के समय ही कुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है। कुंभ मेला भारत में कितने स्थानों पर लगता है, तो 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि अर्धकुंभ कितने वर्ष में लगता है, तो 6 वर्ष में लगता है। कुंभ कितने वर्ष में लगता है, तो 12 वर्ष में। महाकुंभ कितने वर्ष में लगता है, तो ये लगता है 24 वर्ष में। आप लोग एक क्वेश्चन हमको बताइए कि 2025 में लगा था अभी कुंभ ना, तो कहाँ लगा था 2025 में कुंभ कहाँ लगा था, और कितने कितने दिनों का था, कितने दिनों का था। 2025 में कुंभ कहाँ लगा था, कुंभ मेला, और यह कितने दिनों का था। ये लोग आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, अब क्या हुआ, लास्ट चल रहा है हमारा। इसके बाद क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। हर्षवर्धन की मृत्यु क्या होगी, हर्षवर्धन, ठीक ना, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। हर्षवर्धन की मृत्यु क्या हो गई, हर्षवर्धन की मृत्यु। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। कब हुई थी, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा हर्षवर्धन का जितने भी इतिहास थे सब समाप्त होते हैं, और इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, जिस भी भाई बहन को हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो दोस्तों, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुविकल्पी ना, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक ना। प्रश्नों को
पढ़ेंगे, ठीक ना, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक ना, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक ना, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।